नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का कला संस्कृति में जो टॉपिक है वो राजस्थानी भाषा भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियां हैं। क्षेत्रीय बोलियां ये अपना टॉपिक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियां। राजस्थानी भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियां वाले टॉपिक को यदि अपन सरल रूप से पढ़ें तो पहला इसका विकास देख लेंगे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, और विकास में कुछ फैक्ट देख लेंगे कि जैसे मतलब इसका वर्गीकरण कैसे था, भाषाओं का वर्गीकरण कैसे था, फिर भाषाओं से राजस्थानी भाषा कैसे निकली और राजस्थानी भाषा का वर्तमान स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में देख लेंगे। दूसरा इसका वर्गीकरण देख लेंगे कि राजस्थान की जो भाषा है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, दूसरा वर्गीकरण देख लेंगे। और तीसरा जो प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां हैं, प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको देख लेंगे। इस प्रकार से ये 3 भागों में बांट करके टॉपिक पढ़ा जा सकता है। यदि ये बांटते हो तो टॉपिक आपका सरल हो जाएगा। अब यदि अपन विकास की बात करें कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो विकास के लिए भारत में भाषाओं का जो वटवृक्ष है वो कैसे फला, उसके बारे में देखते हैं। कि एक विद्वान है मोतीलाल मेनारिया, और मोतीलाल मेनारिया ने भारोपीय भाषाओं के वटवृक्ष की बात की। उन्होंने कहा कि जो भारोपीय भाषाएं हैं, भारोपीय भाषाएं, अब भारोपीय भाषाएं का मतलब भारोपीय यानी भारत और यूरोप दो से मिलकर के बना है भारोपीय। तो भारत क्षेत्र में और यूरोप के क्षेत्र में बोलने वाली भाषाओं को भारोपीय भाषा कहा जाता है। तो जो भारोपीय भाषाएं हैं इनके बारे में मोतीलाल मेनारिया भाई, अपने यहाँ नाम भी लिख लेते हैं, मोतीलाल मेनारिया, यानी ये अपना डिवाइडेशन नहीं है, मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि भारोपीय भाषाएं हैं उनसे कौन सी भाषा निकली भारत में, आर्य भाषा। भारोपीय भाषाओं से किस भाषा का विकास हुआ, आर्य भाषा का। यानी भारत में आर्य भाषा किससे निकली, भारोपीय भाषाओं से। आर्य जो भाषा है उससे वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ। यानी भारोपीय भाषा भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं को पहले भारोपीय भाषा कहा जाता था, उनसे आर्य भाषा का विकास हुआ, आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी आर्य एक भाषा ही नहीं है, आर्य भाषाएं जो हैं जितनी बोली जाती है आर्य भाषाएं, उन्हीं आर्य भाषाओं से किसका, वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। ये जो वैदिक संस्कृत है इससे 2 भाषाओं का विकास हुआ वैदिक संस्कृत से। पहली है पाली और दूसरी है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत है, देखो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में थोड़ा सा अंतर यह है कि वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है, सूक्त जो लिखे गए हैं, इंद्र के सूक्त लिखे गए हैं, ठीक है, और जो सूक्त लिखे लिखे गए हैं, तो वेदों से रिलेटेड जो भाषा है वो वैदिक भाषा। और उसके बाद में जो जैसे कालिदास का साहित्य आया, फिर और भारविक आया, माघ का आया, यानी जो आम लौकिक लोगों के द्वारा, यानी जो भाषा लिखी गई लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए जिस संस्कृत में, उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत से पाली और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, और पाली से शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी भाषा यानी शोरसेनी प्राकृत का विकास हुआ। पाली से कौन सी भाषा का विकास हुआ, शोरसेनी। क्योंकि अपन राजस्थान पूरा वटवृक्ष तो देखेंगे नहीं कि इससे कौन सी भाषाएं निकली, लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थानी निकलती कैसे है। तो भारोपीय भाषाओं से आर्य भाषा, आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली। अब लौकिक को अपन छोड़ देते हैं, और पाली से कौन सी हुई, शोरसेनी प्राकृत। ये जो शोरसेनी प्राकृत है, मैं अभी इसको यहाँ इधर चलाऊंगा वटवृक्ष को। जो ये शोरसेनी प्राकृत है, शोरसेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश का विकास हुआ। यानी शोरसेनी से कौन सी भाषा आई, गुर्जरी अपभ्रंश का विकास हुआ इस शोरसेनी प्राकृत से। और ये जो गुर्जरी अपभ्रंश है, आप देखोगे कि इस गुर्जरी अपभ्रंश का विकास हुआ, और जो ये गुर्जरी अपभ्रंश है इससे 2 भाषाएं निकली। पहली जो भाषा है वो है राजस्थानी, राजस्थानी, और दूसरी भाषा है वो है गुजराती।
यानी इस राजस्थान के सबसे नज़दीकी भाषा कौन सी है? गुजराती भाषा है। तो आप देखिए कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, यानी ये जो वटवृक्ष है वो कैसे फूला। आर्य भाषाएं थी, सबसे पहले भारोपीय भाषाएं थी जो भारत और यूरोप में बोली जाती थी। भारोपीय भाषाओं से किस भाषा का विकास हुआ? आर्य भाषा का। आर्य जो भाषा है, आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ, और वैदिक संस्कृत भाषा से पाली, पाली जो भाषा है उसे शौरसेनी प्राकृत भाषा का विकास हुआ। शौरसेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश का, और गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती का। तो आप देखिए राजस्थानी भाषा का विकास जो है शौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। यानी राजस्थानी भाषा के विकास की बात करें तो शौरसेनी भाषा, जो शौरसेनी है, शौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा को माना जाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि यानी राजस्थानी भाषा के बारे में जो कथन है वो ये है कि शौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से, यानी शौरसेनी का जो गुर्जरी अपभ्रंश है उससे राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है कि गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है। ये तो एक जनरल व्यू है जो राजस्थानी भाषा के बारे में कहा जाता है कि शौरसेनी के, क्योंकि आप देख सकते हो शौरसेनी है और शौरसेनी से गुजरी अपभ्रंश और उससे राजस्थानी, तो शौरसेनी का जो गुजरी अपभ्रंश हुआ उससे राजस्थानी का विकास माना जाता है। अब माना जाता है कि राजस्थानी भाषा का जब आप डेवलपमेंट अपन देखते हैं तो जब शुरू का टाइम है 11वीं शताब्दी के लगभग, तो गुजरी अपभ्रंश का काफ़ी प्रभाव था। धीरे धीरे गुजरी अपभ्रंश का प्रभाव कम हुआ, लेकिन चूंकि गुजराती राजस्थानी पास पास थी तो गुजराती का प्रभाव रहा। फिर गुजराती का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ और 18वीं शताब्दी आते आते वर्तमान जो राजस्थानी है, अर्वाचीन राजस्थानी है, उसका विकास हुआ, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन यदि आपको जनरल भी पूछता है तो शौरसेनी का गुजरी अपभ्रंश आप इसका उत्तर दोगे। लेकिन जैसे कि एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है और एक पुरुषोत्तम मैनारिया है, ये दो व्यक्ति ये कहते हैं नहीं, नागर अपभ्रंश से विकास हुआ। और एक सुनीति कुमार है, वो राजस्थानी भाषा का विकास सौराष्ट्रीय भाषा से मानते हैं। तो ये दो अलग अलग मत हैं, उनको भी अपन साथ बात कर लेते हैं। अभी अपन विकास की बात करेंगे, वर्गीकरण बाद में लेंगे। तो विकास में देखो सब मैक्सिमम जो विद्वान है वो ये मानते हैं शौरसेनी के गुजरी अपभ्रंश से हुई, लेकिन नागर अपभ्रंश से भी कुछ लोग मानते हैं। तो इनको पूछा जा सकता है नागर अपभ्रंश से कौन कौन मानते हैं? तो नागर अपभ्रंश से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मानते हैं और पुरुषोत्तम मैनारिया, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्लस पुरुषोत्तम मैनारिया, ये दो ऐसे विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा का विकास नागर अपभ्रंश से मानते हैं। दो, पुरुषोत्तम मैनारिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सुनीति कुमार है, वो आपको बताया था कि सुनीति कुमार है वो राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है वो सौराष्ट्रीय भाषा से मानते हैं, यानी ये मानते हैं सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से सुनीति कुमार मानते हैं। ये दो बातें यहाँ पे अपन देखते हैं। इसके बाद में देखो राजस्थानी भाषा के विकास, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थानी भाषा को क्या राजस्थानी भाषा शब्द के रूप में या किसी और शब्द के रूप में प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि एक कुवलयमाला ग्रंथ लिखा गया था 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी के द्वारा, यानी 778 ईस्वी का एक ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है कुवलय माला और इसको लिखने वाले कौन थे? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। और इस ग्रंथ में राजस्थानी जो भाषा है, यानी राजस्थान में जो मतलब इन्होंने भारत में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया था, जिसमें राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को इसने मरु भाषा के रूप में कहा था। यानी इन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया अपनी कृति में। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला, ये जो ग्रंथ है, उद्योतन सूरी कौन है? इसके लेखक हैं और इन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ में किया और उन 18 देसी भाषाओं में एक भाषा थी मरु भाषा।
एक भाषा क्या लिखा है इन्होंने, मरु भाषा, शब्द यूज किया मरु भाषा। यानी राजस्थानी भाषा को सबसे प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो प्राचीनतम उल्लेख के रूप में राजस्थानी भाषा मरु भाषा के रूप में जानी जाती थी। और मरु भाषा का जो उल्लेख है वो उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में लिखे गए अपने ग्रंथ कुवलय माला में किया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ है वो जालोर के किले में लिखा गया। तो देख लेना एक बार इसके बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो ये तो हमने बात कर ली, लेकिन फिर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? क्योंकि उद्योतन सूरी ने तो कुवलय माला में मरु भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा को कहा, तो फिर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो व्यक्ति है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और 1912 में यानी 1912 में उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक बुक लिखी थी। तो उस बुक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का यूज इन्होंने किया। तो ये बात भी अपन कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा पुस्तक लिखी गई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत की भाषाओं का सर्वे है। ये बुक का नाम हो गया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत की भाषाओं का सर्वे। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने कब लिखा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। 1912 में ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है। उसमें भाषाओं का यानी भारत की जो भाषाएं हैं उन भारत की भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। और इस वैज्ञानिक वर्गीकरण में इन्होंने राजस्थानी शब्द का यूज किया राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द इन्होंने यूज किया। तो यानी पहली बार राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का पहला प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी गई? 1912 में। क्या है इसमें? भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, तो भी आप उत्तर ये दोगे, क्योंकि इन्होंने जब भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया तो उसमें एक भाषा राजस्थानी भी है, तो इसलिए राजस्थानी का भी पहला वर्गीकरण किसका मानोगे आप? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा मानोगे 1912 में। इन्होंने राजस्थानी जो भाषा है यानी यहाँ पे शब्द की जगह भी अपन पूरा यूज कर लेते हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा शब्द यूज किया। तो राजस्थानी भाषा है, इसको 5 उपभाषाओं में 5 उपशाखाओं में विभक्त किया। इन्होंने इसकी कितनी शाखाएं बताई? 5 उपशाखाएं इसकी बताई कि राजस्थानी भाषा की कितनी शाखाएं हैं? 5 उपशाखाएं, या कहो 5 उपभाषाएं इन्होंने बताई कि राजस्थान तो एक भाषा है, पूरे राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्होंने पूरी राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं ये अपन बात कर लेते हैं। तो देखो 5 भागों में मोटे मोटे देखो, एक तो पश्चिम राजस्थान में जाओगे तो एक तो हो गया पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी पहला भाग तो कौन सा हो गया? पश्चिमी राजस्थानी, जो पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थानी की तो बोली उन्होंने बता दी, मारवाड़ी बता दी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, इन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली बताई इन्होंने। मारवाड़ी, शेखावाटी, इन्होंने कहा कि मारवाड़ी भाषा है, शेखावाटी है, बागड़ी है, मेवाड़ी है, ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, मेवाड़ी है और बागड़ी है। इन्होंने इन भाषाओं को तो कहा कि ये तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अब आप राजस्थान को ऐसे सोचो, पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे दक्षिण तक के वो जो क्षेत्र, मेवाड़ तक का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा इन्होंने कवर कर लिया, क्योंकि शेखावाटी भाषा आ गई, बागड़ी आ गई नीचे, फिर इसके बाद में मेवाड़ी आ गई और मारवाड़ी आ गई। 4 बड़ी भाषाएं जो हैं वो चारों को उन्होंने समाहित कर लिया। ये पश्चिमी राजस्थान इन्होंने कहा। फिर इन्होंने दूसरा कहा कि ये तो पश्चिमी राजस्थान है, इसके बाद में इन्होंने जो उत्तरी राजस्थान है उसको 3 भागों में बांट दिया। पूर्वी राजस्थान को पूर्वी नहीं बोला, 3-4 नामों से बोला इन्होंने कि एक तो
उत्तर पूर्वी राजस्थान, एक तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, देखो एक बार बांट लेते हैं। एक है मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी यानी पूर्वी को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने, मध्य पूर्वी, उत्तर पूर्वी, फिर एक डाल दिया दक्षिण वाला राजस्थान, दक्षिण पूर्वी वाला, एक डाल दिया कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और फिर लास्ट में कह दिया एक दक्षिण राजस्थान, एक कह दिया दक्षिण राजस्थान। अब देखो इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, इन्होंने एक तो पश्चिमी राजस्थान कर दिया, फिर पूर्वी राजस्थान को उत्तर वाले को, फिर बीच वाले को, फिर दक्षिण वाले को, तो उत्तर वाले को उत्तर पूर्वी, दक्षिण वाले को दक्षिण पूर्वी, मध्य वाले को मध्य पूर्वी बांट दिया इन्होंने, ठीक है ना, मध्य पूर्वी बांट दिया, और फिर लास्ट में बचा कौन सा, दक्षिण, तो दक्षिण राजस्थान ही बांट लिया इन्होंने। उत्तर पूर्वी यानी पूर्वी राजस्थान में उत्तर वाला हिस्सा है जहाँ पर मेवाती और अहिरवाटी भाषा बोली जाती है, तो बोला कि वहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेवाती और अहिरवाटी भाषाएं बोली जाती है, तो उनको मेवाती और अहिरवाटी इसके रूप में विभक्त कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो मध्य वाला जो जयपुर वाला क्षेत्र है उसको बोला इन्होंने, और उसके लिए ढूंढाड़ी और हाड़ौती 2 भाषाएं उस क्षेत्र की बताई कि यहाँ पे ढूंढाड़ी और हाड़ौती भाषाएं बोली जाती है। फिर उन्होंने कहा कि एक होता है दक्षिण पूर्वी जहाँ पे मालवी रांगड़ी भाषाएं हैं, कौन सी है, मालवी है, रांगड़ी है, इन भाषाओं को दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में कह दिया, और निमाड़ी और भीली भाषाओं को फिर इन्होंने दक्षिण भाषाएं बताया, निमाड़ी और भीली। हालांकि इसके बाद इनके जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा कि जो दक्षिण में है आप सोचोगे वो दक्षिण में नहीं दिख रहा है, वो मध्य में दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें क्योंकि वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है, तो हमें थोड़ा सा याद दे रखना है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में बुक है भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, उसमें राजस्थानी भाषा को 5 उपशाखाओं 5 उपभाषाओं में व्यक्त किया। पश्चिमी राजस्थानी 5 उपभाषाओं में उन्होंने मारवाड़ी शब्द यूज नहीं किया, वो तो उसका एक पार्ट बनाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम राजस्थानी, फिर उत्तर पूर्वी राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी, फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, फिर दक्षिण राजस्थानी, यानी पूर्व के हिस्से को 3 भागों में बांट के फिर दक्षिण का हिस्सा एक बना लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने इसमें अलग अलग भाषाओं को रखा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद में अपन ये एक तरह से विकास भी हो रहा है, और जब अपन वर्गीकरण करेंगे तो ये बात वापस दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे केवल नाम पढ़ के आगे निकलेंगे, तो ये एक तरह से ये वर्गीकरण के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी बात हो रही है। अब इसके बाद में देखें तो जो विकास है, विकास को यदि सन के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान का जो विकास है उसको देखो, एक तो 11 से लेकर के 13वीं सदी तक बांटा जा सकता है, पहला हिस्सा, फिर 13 से लेकर के 16वीं सदी तक बांटा जा सकता है, ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा, फिर 16 से लेकर के 18वीं सदी तक बांटा जा सकता है, ये तीसरा हिस्सा हो जाएगा, फिर 18 से लेकर के वर्तमान तक की जो है वो है। तो राजस्थानी भाषा को ऐसे 4 भागों में बांट सकते हैं कि राजस्थानी भाषा के विकास ऐसे हुआ 4 भागों के रूप में। शुरू का जो राजस्थान थी उसको गुर्जर अपभ्रंश कहा जाता था, यानी उस पर पूरा प्रभाव किसका था, गुर्जर अपभ्रंश का था, इसलिए 11 से 13वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा एक तरह से गुर्जर अपभ्रंशी थी। अब 13वीं शताब्दी तक आते आते गुर्जर अपभ्रंश का प्रभाव राजस्थानी पे धीरे धीरे कम होने लगा, हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन राजस्थानी ने अपना थोड़ा थोड़ा स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया, इसलिए वो काल कहलाएगा प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी। अब प्रभाव कैसे, जैसे कोई भी बात होती है ना, कोई किसी के भी प्रभाव से, जैसे बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चे से एग्जाम्पल समझिए, बच्चा जब तक चल फिर नहीं सकता, खुद के काम नहीं कर सकता, तब तक वो पूरी तरीके से माँ बाप के प्रभाव में होता है, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा काम करना सीख जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो स्वतंत्र होना शुरू कर देता है। तो माँ बाप का प्रभाव थोड़ा थोड़ा, यानी एक समय ऐसा होता है जब माँ बाप पूरे तरीके से डोमिनेंस रखते हैं, उस पर पूरा प्रभाव माँ बाप का होता है और बच्चा उसके अंडर में रहता है। एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि झट से 1 घंटे पहले पूरा माँ बाप उसका पूरा खाना पीना सब कुछ देख रहे, 1 घंटे बाद में वो स्वतंत्र हो गए, नहीं। ये जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट कभी भी 1 घंटे 1 सेकंड का की प्रोसेस नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है, धीरे जिसमें धीरे 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 डेवलपमेंट चलता रहता है और लास्ट में जाते जाते डेवलपमेंट पूरा होता है। इसलिए
डेवलपमेंट को कभी भी आप 1 घंटे में मत तोलिए। तो यहाँ पर भी देखिए, देखो 11 से 13 शताब्दी तक हमने देखा था, जो भाषाओं का वटवृक्ष हमने देखा था मेनारिया वाला, तो उस मोतीलाल जी का, तो उस वटवृक्ष में हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा शुरू में तो थी ही नहीं। शुरू में तो भारोपीय थी, फिर आर्य भाषाएं आई, फिर वो ये वैदिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर क्या आई, फिर धीरे 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 राजस्थानी आई। अब राजस्थानी भाषा पे से पहले कौन सा भाषा था? गुजरा अपभ्रंश का उस पर प्रभाव था। अब गुजरा अपभ्रंश, इससे भी पहले देखोगे तो शौरसेनी का प्रभाव था, तो वो धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर गुजरा अपभ्रंश का प्रभाव 13वीं सदी तक आते आते राजस्थान ने अपना स्वरूप थोड़ा थोड़ा विकास करना शुरू किया। उन्हें बच्चा है वो खुद का सीखना शुरू किया थोड़ा थोड़ा उसने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से अलग हो गया, खुद का सीखना शुरू किया। लेकिन जो ये बाप है उस बच्चे का, इसका प्रभाव उस पर बना रहा, ये इसकी वॉच निगरानी में हुआ एक तरह से। यानी थोड़ी थोड़ा, यानी राजस्थानी भाषा ने अपना स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया, अपने शब्द बनाने शुरू हुए, लेकिन उनके साथ साथ गुजर अपभ्रंश का प्रभाव भी था। अब आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, अपना स्वरूप तो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजस्थान के साथ 2 भाषाएं एक साथ डेवलप हो रही थी, गुजराती और राजस्थानी। तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे था, यानी स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा नहीं हो रही थी। गुजराती प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा था, यहाँ पे तो अपभ्रंश का था, यहाँ पे गुजराती था। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक आते आते ये गुजर अपभ्रंश भी चला गया, और 18वीं शताब्दी तक आते आते तो देखो जो गुजराती प्रभाव है वो भी खत्म हो गया, और ये राजस्थानी भाषा का कहलाया मध्य राजस्थानी कहलाई। ये राजस्थानी यानी मध्य राजस्थानी काल कहलाया, राजस्थानी भाषा का मध्य राजस्थानी वाला समय। और 18वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा ने अपना खुद का स्वरूप सब कुछ अपना ले लिया, यानी बच्चा बड़ा हो गया, अब वो खुद ही काम करता है, खुद ही गाड़ी चलाता है, खुद ही व्यवसाय करता है, खुद ही बिजनेस करता है, सब कुछ खुद करने लग गया, ऐसी स्थिति आ गई। तो इसको अर्वाचीन राजस्थानी कहा जाता है, यानी वर्तमान राजस्थानी, अर्वाचीन राजस्थानी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हम राजस्थानी भाषा को 4 भागों में देख करके इनके विकास को पढ़ा जा सकता है, जिसमें कैसे कैसे किस किस का प्रभाव पड़ा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया। अब इसके आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो अब राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण देखते हैं हम। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वर्गीकरण तो हो गया जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन वाला, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन वाला वर्गीकरण में इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भाषाओं में बांटा? 5 में। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली वाली स्लाइड में आप इसको देख सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है राजस्थानी भाषा का, वो एलपी तेशीतोरी ने किया। दूसरा वर्गीकरण डॉक्टर एलपी तेशीतोरी, या टेसीटोरी भी लिखते हैं कई जगह, तो तेशीतोरी के द्वारा किया गया। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। यानी एलपी तेशीतोरी ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में नहीं बांटा, राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। और ये 2 भाग कौन कौन से थे? एक पश्चिमी राजस्थानी, पहला भाग था इनका, वो कौन सा था? पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने कहा कि राजस्थान में की भाषा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी राजस्थानी। दूसरा इन्होंने कहा पूर्वी राजस्थानी, यानी राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग इन्होंने कहा पश्चिमी राजस्थानी का है, जबकि दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? पूर्वी राजस्थानी का है। पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली, यानी प्रतिनिधि बोली इन्होंने बताई कि पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली कौन सी है, तो प्रतिनिधि बोली के रूप में पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने बताई मारवाड़ी। मेन बोली कौन सी बताई? मारवाड़ी। और पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली इन्होंने बताई ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी बताई इन्होंने? ढूंढाड़ी। यानी ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, और बाकी उसकी सहायक बोलियां, जैसे इस प्रतिनिधि बोली की कुछ उपबोलियां भी होंगी, उपबोलियां। तो उपबोलियों के रूप में इन्होंने मेवाड़ी को ले लिया, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो भी है उनको ले लिया। उनको अपन याद कर लेंगे, याद करने का तरीका सरल है। तो मेवाड़ी को ले लिया उन्होंने, बागड़ी ले लिया, गोडवाड़ी ले लिया। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सारे नाम आ जाएंगे आगे एक डायग्राम में, एक समझने का प्रयास करेंगे।
और यहाँ पे इसकी उपबोलियों के रूप में इन्होंने राजावाटी ले लिया, तोरावाटी ले लिया, हाड़ौती ले लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 2 प्रकार से भागों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 5 भागों में, और दूसरा जो एलपी तेशीतोरी है उनके द्वारा 2 भागों में बांटने का राजस्थानी भाषा को प्रयास किया गया। अब इन 2 भागों को अपन देखते हैं कि वापस अपन लिखने का प्रयास करते हैं कि एक तो पश्चिमी राजस्थानी जिसकी कौन सी है भाषा, कौन सी है, मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थानी जिसकी ढूंढाड़ी है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। तो देखो कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। 2 भागों को यहाँ पे वापस एक बार लिख लेते हैं। एक हो गया पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली कौन सी बताई इन्होंने, मारवाड़ी। तो अपन मारवाड़ी के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ी, तो मारवाड़ी के बारे में पॉइंट्स 2-3 बात कर लेते हैं। दूसरी पूर्वी राजस्थानी, दूसरी कौन सी बताई, पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी की मेन बोली कौन सी बताई, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी के बारे में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक तो मारवाड़ी और एक दूसरा जो है वो कौन सी भाषा है, ढूंढाड़ी। तो दोनों भाषाओं के बारे में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो मारवाड़ी भाषा के बारे में बात करें, 2-3 बातें फिर अपन लिख लेंगे। मारवाड़ी भाषा यानी मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले उल्लेख की बात करें कि ये शब्द सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आईने अकबरी 2 ग्रंथों में देखने को मिलता है। यानी इस शब्द उल्लेख कहाँ पर है, तो इसके लिए है कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि, पहला शब्द है पिंगल शिरोमणि। ये कृति है, किसकी है, कुशल लाभ की। किसकी है, कुशल लाभ की है, कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि। और दूसरी कृति है आईने अकबरी, आईने अकबरी, ये है अबुल फजल की, अबुल फजल की आईने अकबरी है। इन 2 ग्रंथों में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में दूसरी बात करें तो ढूंढाड़ी का शब्द कहाँ उल्लेख मिलता है, तो 8 देश गुजरी नामक एक कृति है, 8 देश गुजरी, ये एक कृति का नाम है। कृति का नाम क्या है, 8 देश गुजरी है। 18वीं शताब्दी की ये कृति है, 18वीं सदी की ये कृति है। क्योंकि देखिए ये ढूंढाड़ी मारवाड़ी थे ना, 18वीं शताब्दी तक जाते जाते ये स्वरूप अपने आप में बाहर निकले थे। उससे पहले तो ये स्वरूप नहीं थे, उससे समय तो मिक्सर सा था, लेकिन अलग अलग स्वरूप जिसको वर्तमान स्वरूप कहा जाता है, इसलिए 18वीं शताब्दी का वर्तमान स्वरूप। तो प्राचीनतम अवशेष है कुशल लाभ की, यानी यहाँ पर तो आप देखोगे पिंगल शिरोमणि और आईने अकबर में मिलेगा, और यहाँ पर 8 देश गुजरी नामक कृति में प्राचीनतम उल्लेख मिलेगा। यानी जोधपुरी मारवाड़ी जो भाषा है उसके क्षेत्र की बात करें दूसरी, तो ये जोधपुर में बोली जाती है। जोधपुर व इसके आसपास, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो फिर ढूंढाड़ी की बात करें तो ये जयपुर में बोली जाएगी, प्लस इसके आसपास वाला क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाएगी। यानी ये जयपुर वो बोली जाएगी जोधपुर उसके आसपास में, ये बोली जाएगी जयपुर और उसके आसपास में। तीसरी बात करें इसका साहित्यिक रूप क्या है, साहित्यिक रूप क्या है, तो इसका जो साहित्यिक रूप है मारवाड़ी का वो डिंगल कहलाता है, डिंगल। और जबकि इसका साहित्यिक रूप कहलाता है पिंगल। डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, पिंगल पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। ऊपर से भी आप देख सकते हो, डिंगल जो होता है ना उसमें गद्य प्रधान होता है, गद्य प्रधान होता है, गद्य की प्रधानता होती है। और ये पद्य प्रधान होता है सामान्यतः, देखो होते दोनों ही है, पद्य प्रधानता, प्रधानता का मतलब होगा पद्य ज्यादा है, इसमें गद्य की प्रधानता होती है, इसमें वीर रस ज्यादा होता है, इसमें श्रृंगार या और रस की प्रधानता देखने को मिलती है। बाकी रस सारे मिलेंगे, गद्य पद्य दोनों मिलेगा, बट यदि प्रधानता की बात करें तो ये गद्य प्रधान है, और ये इधर वाली जो है वो भाषा कौन सी है, पद्य प्रधान।
तो ये हमने बात की। और जयपुरी जो भाषा है, यानी दूसरी अपन बात कर रहे हैं, जयपुरी जो भाषा है ढूंढाड़ी, इसको जयपुरी भी बोलते हैं और झाड़साई भी बोलते हैं। झाड़साई कभी आ जाए तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है, जयपुरी, ढूंढाड़ी, झाड़साई, ये अलग अलग रूप इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी दो भाषाएं हैं, दो भागों में बटी हुई है। इन दो भाषाओं में पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है, सॉरी ढूंढाड़ी हो गई। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी हो गई, मारवाड़ी हो गई। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल हो जाता है, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल हो जाता है। मारवाड़ी है उसका सर्वप्रथम उल्लेख है ना कुशललाभ की पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आईन अकबरी। ये पिंगल दे करके पिंगल मत कर देना, इसको पिंगल दे कर ये पिंगल समझ लो नहीं। और इधर जो है साहित्यिक रूप, इधर इसका जो 8 देश गुजरी 18वीं सदी में लिखी गई एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है कोई, उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये दो भाषाएं अपन ने देखी। अब एक एक करके इनको देखेंगे कि मारवाड़ी है उसके बारे में, और दूसरा है वो जो ढूंढाड़ी है उसकी बोलियों के बारे में अपन एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे।